नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वर्ल्ड वॉच देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। दर्शकों, वर्ल्ड वॉर की आहट शुरू हो गई है। अब ऐसा हम इसलिए क्यों कह रहे हैं, ये आपको अगले आधे घंटे में बताने जा रहे हैं। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को शुरू हुए 1 साल होने वाला है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरुआत इस जंग की हुई थी। इसी बीच इजराइल ने गाजा को एक ही दिन पहले जहां एनिवर्सरी गिफ्ट दे दिया है, तो तोहफे के रूप में इजराइल ने गाजा पट्टी पर एक बार फिर हवाई हमला शुरू कर दिया है। आज ही सुबह तड़के गाजा मस्जिद पर इजराइल ने कई हवाई हमले किए हैं। दर्शकों, इसमें कम से कम 18 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। आपको बताएं, दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर भी है। मध्य गाजा पट्टी के डेर अल बला में अल अक्सा अस्पताल के पास स्थित मस्जिद पर हमला ऐसे समय हुआ है जब फिलिस्तीन क्षेत्र के इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुए 1 साल पूरे होने जा रहा है। रिपोर्ट्स की अगर माने दर्शकों, तो घायलों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि मस्जिद का प्रयोग विस्थापित लोगों को रखने के लिए किया जा रहा था। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि उसने हमास के आतंकवादियों पर सटीक हमला किया, जो डेर अल बलाह के क्षेत्र को शुहादा अल अक्सा मस्जिद के पास रूप में काम कर रही थी, और इसके अंदर हमास का कमांड सेंटर और नियंत्रण केंद्र भी चल रहा था। दर्शकों, कुछ देखिए, अब आपको ग्राफिक्स दिखाने वाले हैं। ग्राफिक्स में क्या कुछ है कि गाजा इजराइल में जो तनाव बढ़ता जा रहा है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहे हैं। जहां सबसे पहले 7 अक्टूबर को संघर्ष की शुरुआत हुई। हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था। आप जानते हैं, 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया गया है। आपको देखिए, बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और बड़ी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि किस तरह से गाजा इजराइल में क्यों यह तनाव शुरू हुआ था, कब से यह तनाव शुरू हुआ था। दर्शकों देखिए, अब सीधे हम आपको ग्राफिक्स बड़ी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। कहां किस तरह से जो पूरी लड़ाई शुरू हुई, क्या हुआ था उसमें। देखिए, हमले में 1200 इजरायली लोग मारे गए थे। आप जानते हैं कि जब तनाव शुरू हुआ था, उसके बाद हमला हुआ, कितने लोगों की मौत हुई, यह आपने देखा। हमास ने लगभग 250 इजरायली लोगों को बंधक बना लिया था। यह भी आप जानते हैं किस तरह से युद्ध शुरू हुआ, तो बंधक लोग बनाए गए। फिर इजराइल ने हमास के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए थे। यहां सिर्फ वार नहीं था, बल्कि पलटवार भी था। एक तरफ से वार तो दूसरी तरफ से पलटवार। इसमें गाजा में लगभग 42,000 फिलिस्तीनी लोग जो हैं वो मारे गए थे, और इसके बाद आहट तेज हुई थी, क्योंकि ये युद्ध बढ़ता जा रहा था। 23 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए थे, अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर छोड़ चले गए थे, अपने घर छोड़ दिए थे, अपने आशियाने छोड़कर। 23 लाख, दर्शकों, ये संख्या बहुत बड़ी है। आप जानते हैं 23 लाख लोग विस्थापित हुए थे। कुछ और ग्राफिक्स जो हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से जो आगे अगर हम बढ़े तो देखें, हमास ने लगभग 250 इजरायली लोगों को बंधक बना लिया था। यह भी हमने दिखाया। इजराइल ने हमास के खिलाफ अपने हमले तेज किए। 42,000 फिलिस्तीनी मारे गए थे, आपने देखा। 23 लाख से अधिक लोग विस्थापित भी हो गए थे। वहीं गाजा पट्टी पर प्रहार, धुएं का गुबार भी आपने देखा कि किस तरह से वहां धुएं में तब्दील हर तरफ मंजर दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक तरफ मिसाइलें चल रही थी, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह से वहां पर नजर आ रहे थे तो सिर्फ गोला बारूद और मिसाइल। लेकिन आज सुबह गाजा में इजराइल ने मस्जिद को धराशायी कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कल रात को ही आईडीएफ ने, यानी इजराइल रक्षा बल की 162वीं डिवीजन ने कल रात को गाजा के जबालिया क्षेत्र में एक नया ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दर्शकों, क्या है ये ग्राउंड ऑपरेशन, वो भी आपको बताएंगे। हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। आईडीएफ का कहना है दर्शकों, डिवीजन की 401वीं और 407वीं आर्म्ड ब्रिगेड ने रात भर जबालिया को घेर कर रखा है, और जहां सैनिक वहां कार्य कर रहे हैं। ये ऑपरेशन जो है तब शुरू हुआ जब आईडीएफ को जबालिया क्षेत्र में हमास के ऑपरेटिव और आधारभूत संरचना के बारे में जानकारी मिली थी। साथ ही आपको यह भी बताते हैं दर्शकों, आतंकवादी समूह वहां अपनी उपस्थिति फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। जब सैनिकों ने क्षेत्र में प्रवेश किया तो आईडीएफ ने हवाई हमले और तोप खाने की गोलीबारी की। बता दें कि जबालिया में हमास के हथियारों के डिपो, सुरंगें, ऑपरेटरों के समूह और अन्य आधारभूत संरचनाओं को भी दर्शकों निशाना बनाया है। आईडीएफ का कहना है कि यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक यह आवश्यक हो। यानी आप इशारा साफ समझ सकते हैं,
जब तक क्षेत्र में आतंकवादी आधारभूत संरचना को क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक निशाना बनाते हैं और पूरी तरह से नष्ट करते रहेंगे। 162वीं डिवीजन को रफाह और फिलाडेल्फी कॉरिडोर यानी मिस्र गाजा सीमा क्षेत्र से 5 महीने के बाद वापस बुला लिया गया है और इस क्षेत्र की जिम्मेदारी जो है आईडीएफ की गाजा डिवीजन को सौंप दी गई है। दर्शकों, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य किस तरह से होगा। ये जो अंदाजा यहां से लगाया गया है, जो इशारे किए गए, उससे आप सोच सकते हैं कि साफ तौर पर कह दिया गया है। आइए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सीरिया और लेबनान बॉर्डर पर इजराइल ने जो कुछ किया है उससे विनाश की ग्लोबल आग भड़कने का खतरा मंडरा रहा है। दर्शकों, इजराइल ने हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई करने के लिए लाइन को काटने के लिए सीरिया से लगते ही लेबनानी सीमा पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। इससे पुतिन और उसकी सेना भी भड़क गई है। दर्शकों, माना यह भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में रूस सीरिया की तरफ से इजराइल के खिलाफ एक नया फ्रंट खुलवा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अरब में बहुत बड़ी प्रलय आ सकती है, उसका इशारा उसकी तरफ कर रहा है ये दर्शक। इजराइल के लिए मुश्किल यह भी है कि सीरिया बॉर्डर पर हमले के बाद रूस और ईरान भड़क गए हैं। इजराइल ने जिस हाईवे को तबाह किया है वो रूस और ईरान के लिए एक अहम हाईवे माना जाता है। अब माना यह भी जा रहा है कि ऐसे में अब सीरिया की सीमा से रूस हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजराइल के खिलाफ उतार सकता है। ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं क्योंकि सीरिया से सटे लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ ने भीषण बमबारी कर दोनों देशों का संपर्क पूरी तरह से काट दिया है। इजरायली सेना ने लेबनान को सीरिया से जोड़ने वाले एकमात्र मंसा क्रॉसिंग को बमबारी से तबाह कर दिया है। चलिए कुछ और ग्राफिक्स आपको दिखाता हूं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मंसा क्रॉसिंग इतनी खतरनाक क्यों है। देखिए, बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे और ग्राफिक्स के जरिए हमने मैप तैयार किया है कहां कहां ये जो हमले हुए हैं। मैप आप देखेंगे, जहां रेड क्रॉस आपको नजर आएगा, ये पूरा वो हाईवे है जहां से ये हाईवे माना जाता है। और ये जो बम विस्फोट आपको नजर आ रहा है, जहां आग उठती नजर आ रही है, ये वो इलाका है जहां सबसे भयंकर चोट की गई है क्योंकि ये हाईवे है और आप सोच रहे हैं कि जो रास्ता है, जो हाईवे है, जो मुख्य सड़क है, वहीं पर चोट की गई। यानी फुल प्लानिंग के साथ जो है यहां पर मिसाइलें गिराई गई हैं, यहां पर हमला किया गया है, यहां पर मिसाइल छोड़ी गई है। ये वो पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो पट्टी आपको नजर आ रही है, ये दोनों ही जगहों को कवर करते हैं। यहां से इनका हाईवे निकलता है, ये विशेष पट्टी है, इसी को टारगेट किया गया, इसी को निशाना बनाया गया। और आप देखिए, यहां से जब पास आएंगे बॉर्डर पॉइंट से अलमसन्ना की जो बॉर्डर पॉइंट है, उसके बाद जो हाईवे खुलता है, सीधा ये हाईवे। और हम जूम अगर कोशिश करें तो ये देखिए पूरा हाईवे यहां से आपको दिखेगा। यहां से ये शुरू हुई है और उसके बाद ये हाईवे यहां तक पहुंचता है। इसके बीच में जितनी आपको ये बम फूटते यहां नजर आएंगे, 2 किलोमीटर, देखिए 2 किलोमीटर कोई छोटा क्षेत्र नहीं है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मंसा क्रॉसिंग पर क्यों है खास और क्यों इसको निशाना बनाया गया। दर्शकों, ये आप समझ लेंगे तो समझ लिया आपने, पूरा गेम समझ लिया क्या है। मंसा क्रॉसिंग से ही हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करते हैं, यानी कि कहां नब्ज पर जो है हथौड़ा मारना है, ये इसको समझिए आप। जहां से हथियार सप्लाई किए जाते हैं वहां सबसे पहले अटैक्स किए गए। सीरिया से अगर बात की जाए तो ईरानी हथियारों की सप्लाई की जाती थी। इसको बहुत बेहतरीन ढंग से पहले ऑब्जर्व किया, मैप के जरिए सर्च किया रूट, और उसके बाद इस हमले में सीरिया से हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई बंद हो गई है क्योंकि जब हाईवे पर 2 किलोमीटर तक जो हाईवे है मंसा क्रॉसिंग, इस पर जब हमले किए गए तो 2 किलोमीटर तक हमलों के बाद ये पूरी सप्लाई बंद कर दी गई। इजरायली एयरफोर्स ने 2 किलोमीटर लंबी टनल को भी तबाह कर दिया गया है। दर्शकों, जो हाईवे है मंसा क्रॉसिंग जो है, ये दरअसल आप ऐसे समझिए कि 2 द्वीप हैं और उसके बीच में एक टनल है, वहां से आपको निकल के जाना है। उस टनल को ही निशाना बना लिया गया है। ये सबसे बड़ी मजबूती के साथ जो है यहां पर देख के, उसकी पूरी प्लानिंग करके, फॉरवर्ड प्लानिंग करके उसके बाद उतारा गया। तो यहां मंसा क्रॉसिंग को नुकसान पहुंचाया गया। ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आपने समझा, निशाना बनाया गया, नेस्तनाबूद कर दिया है। दर्शकों, एक एक जगह को सर्च किया और उसके बाद फॉरवर्ड प्लानिंग के जरिए फिर वहां पर अटैक्स किए। लेकिन अब सीरिया के जरिए सप्लाई के लिए 3 रूट बचे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मारबाउन, दूसरा है नहर अल कबीर और तीसरा है शेफा फॉर्म्स। लेकिन ये मुख्य सड़कें नहीं हैं, ये जंगल या पहाड़ियों के बीच का वो कच्चा रास्ता है जिनसे गुजरना इतना आसान नहीं है। इस पर ट्रक नहीं चल सकते,
इसलिए हिजबुल्लाह को बड़े पैमाने पर तेज गति से हथियार ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। इसका फायदा सीधे इजराइल को मिलेगा, लेकिन इजराइल के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको मैं यह बताऊंगा कि इजराइल के लिए क्या कुछ मुश्किलें, बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि इजराइल के लिए क्या कुछ मुश्किलें नजर आती हैं। तो सबसे पहले सीरिया की सीमा से हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं उनके लिए वहां से पार पाना बड़ी मुश्किल जो है इजराइल की हो सकती है। सीरिया बॉर्डर पर हमले के बाद रूस और ईरान जो हैं भड़के हुए हैं, तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। ये एक बड़ी मुश्किल है इजराइल के लिए। कुछ और मुश्किलें हैं, उस पर भी नजर डालते हैं। देखिए, मसना क्रॉसिंग रूस और ईरान के लिए अहम हाईवे था, अब इसको टारगेट किया गया है। जब अहम हाईवे उड़ाया है तो उस लिहाज से भी फिर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सीरिया की सीमा से हिजबुल्लाह के लड़ाके उतर सकते हैं, ये एक मुख्य रूट है जो सीरिया के जो रास्ता है उसके जरिए वहां अगर लड़ाकू उतरते हैं तो फिर भविष्य में मुश्किलें खड़ी होती नजर आएंगी। रूस हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजराइल के खिलाफ उतार सकता है, तो रूस इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। अगर ये एक्टिव हुआ तो इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो इजराइल के खिलाफ एक और फ्रंट खुल जाएगा, यानी रूस सामने आता है तो उसके लिए पहला ईरान और उसके बाद रूस, यानी दो तरफ से एक फ्रंट और खुलेगा तो बड़ी मुसीबत का जो सबब है वो यहां बन सकती है। ये हमने आपको दिखाया, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाया कि किस तरह से इजराइल के लिए क्या कुछ मुसीबतें हैं जो खड़ी हो सकती हैं। इसमें दूसरा अगर फ्रंट आता है तो उसमें भी उससे जूझना पड़ेगा। सीरिया की सीमा से हिजबुल्लाह के लड़ाके उतर सकते हैं, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। साथ ही बात यह भी है कि लड़ाकों को इजराइल के खिलाफ उतार सकता है। ऐसी स्थिति में उसके सामने अगर एक और फ्रंट आता है तो यह भी बड़ी मुसीबत है, चूंकि हिजबुल्लाह से उसको जूझना ही है, ईरान से उसको जूझना ही है, और उसके बाद अगर रूस भी आता है तो तीसरी जो बड़ी उसके सामने बात होगी वो लड़ाई के लिए आ जाएगी। अब बात करें, आईडीएफ ने 2 किलोमीटर लंबी एक टनल को भी तबाह किया है। पुतिन की चाल से अरब में प्रलय भी आ सकता है, यह भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि ईरान की परमाणु शक्ति पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चिंता है। यह भी एक सच है दर्शकों को, ईरान पिछले कुछ सालों से लगातार तेजी से अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने की तरफ जोर दे रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन यह तब सुर्खियों में आया जब पश्चिमी देशों के आरोप उन्होंने लगाए कि ईरान परमाणु हथियारों के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि इजरायली सेना अपने ट्रूथफुल फॉर्मेसिंग 2 के जरिए ऑपरेशन को जल्द लॉन्च भी कर सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार यह चेतावनी दे चुके हैं कि ईरान ने परमाणु हथियार विकसित किए हैं। अब यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान के परमाणु तेवर से घबराए हुए हैं। इसी वजह से परमाणु अटैक वाले बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन इजराइल के लिए ईरान पर परमाणु अटैक का आसान क्यों नहीं है रास्ता, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएं। क्यों नहीं है आसान ईरान पर परमाणु हमला करना? कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि ईरान के परमाणु ठिकाने भूमिगत और पहाड़ी क्षेत्रों पर छिपे हुए हैं। वो देखिए, वो भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बंकर, जो बस्टर बमों से भी इन्हें नष्ट करना मुश्किल होता है। अब ऐसे में ईरानी परमाणु अड्डे इजरायली एयरबेस से 2000 किलोमीटर दूर है। इजरायली विमानों की अगर बात की जाए तो हमले के लिए रिफ्यूलिंग करना पड़ेगी, जो कि बड़ी मुश्किल होगी, चूंकि पूरा पहाड़ी एरिया है और वहां आमतौर पर जो ट्रक हैं या इस तरह की जो यातायात जिनसे किया जाएगा, जिनसे आवागमन किया जाएगा, वहां थोड़ा सा मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। सीरिया जैसे देशों से निकलना होगा। ईरान की परमाणु जो कार्यक्रम है कई जगहों पर फैली हुई है, यह भी एक बड़ा जो पॉइंटर है, यह भी देखने को मिल रहा है। उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव है। इसके अलावा ईरान ने मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को जमीन के नीचे और पहाड़ियों के बीच में छिपा रखा है, यह भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऐसे में इजराइल के लिए ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट करना तो मानो संभव नहीं है। वो इन्हें थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। इस स्थिति में इजराइल के पास एक विकल्प ईरान के एयर डिफेंस ठिकानों पर हमला करने का है। अब करेंगे लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की बात, जहां पिछले 8 दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल की सेना हवाई के साथ साथ जमीन के जरिए भी लेबनान में घुसपैठ कर चुकी है और वहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खोज कर उनका खात्मा कर रही है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से जब पूछा गया कि क्या वो इजराइल की ओर से ईरान परमाणु सेंटर पर हमले का समर्थन करेंगे, तो उन्होंने ना जवाब दिया। अब राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे लगता है कि वहां हम इजरायलियों के साथ चर्चा करेंगे। ये क्या करने जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम 7 लोग इस बात से सहमत हैं कि उनके पास प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, ये उनकी तरफ से कहा गया था। रूस सीरिया की तरफ से जो फ्रंट फुट है वो खुल सकता है। देखिए 2 आप यहां फ्रंट फुट बनते नजर आ रहे होंगे आपको, इनके बीच में पूरी बात उलझती अटकती नजर आ रही है कि अगर हमने ये भी आपको बताया कि इजराइल के लिए क्या दिक्कत है, ये भी बताया कि परमाणु क्या अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसके ग्राफिक्स भी बताएं। आज के लिए वर्ल्ड वॉच में फिलहाल के लिए इतना ही मैं छोड़ जा रहा हूं। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और अपडेट्स के साथ ठीक 4:30 बजे। समय ध्यान रखिएगा। आज के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। बहुत बहुत नमस्कार।